प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अतुल यादव, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अम्बाला कैंट। आज का हमारा विषय है इकोनॉमी ऑफ इंडिया, भारत की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक कंडीशन इन 18th सेंचुरी, ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, राइज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। ये 4 एस्पेक्ट हैं इसके इकोनॉमी ऑफ इंडिया के, और चारों एस्पेक्ट हमने एक ही टॉपिक के तहत भारत की अर्थव्यवस्था के तहत पढ़ने हैं। जब भी आप इतिहास का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम काल को निर्धारित करते हैं कि हमारा काल कौन सा है और स्थान कौन सा है। यहाँ बट नेचुरल है कि जब भारत का इतिहास आप पढ़ रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, तो स्थान आपका भारत है। और दूसरी चीज 18th सेंचुरी को आप देख रहे हैं। पहला हमारा टॉपिक है वो इकोनॉमिक कंडीशन इन 18th सेंचुरी। तो 18वीं शताब्दी का काल कैसा है? जब आप 18वीं शताब्दी के काल को देखते हो तो ये देखिए कि 18वीं शताब्दी का काल भारतीय इतिहास में देखा जाए तो मोटे तौर पर एक ट्रांजिशन पीरियड है, एक परिवर्तन का काल हो रहा है। परिवर्तन का काल कैसे हो रहा है कि 1707 के अंदर औरंगजेब की डेथ हो जाती है। तो औरंगजेब की डेथ के बाद जो मुगलिया सल्तनत है, मुगल साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य अपने डिक्लाइन की तरफ बढ़ता है। और ये व्यवस्था जो मौर्य साम्राज्य, जो मुगल साम्राज्य के डिक्लाइन की है, ये जब आप इतिहास को पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो जब भारत के अंदर कोई और विदेशी शक्तियां नहीं थी या और विदेशी शक्तियों का राइज नहीं हुआ था, तब तक तो ये ठीक था। लेकिन उसके बाद इसके अंदर बदलाव आना शुरू हो गया था। और ये 1600 ईस्वी में जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो फ्रांस की कंपनियां जाती हैं या पुर्तगाल की कंपनियां आती हैं, तो वहां से परिवर्तन होना शुरू हो जाता है और जो मुगल सत्ता है उसको आर्थिक रूप से कमजोर होनी शुरू हो जाती है। इसी वजह से जो स्थिति अकबर के समय में थी वो स्थिति बाद में नहीं रहती है। तो मेरा ये बताने का अर्थ इतना है कि जब आप 18वीं शताब्दी के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले 18वीं शताब्दी का जो खाका है वो अपने माइंड में तैयार की। इसी दौरान दूसरी चीजें क्या हो रही थी कि जो कंपनी के लोग आ रहे थे वो अपनी नई नई व्यवस्थाएं ला रहे थे, अपने व्यापार को बढ़ा रहे थे। तो आम व्यक्ति था, जो साधारण जन था, साधारण जन को कुछ हद तक लाभ भी हो रहा था, लेकिन उसके जो लॉन्ग टाइम इम्पैक्ट थे वो खराब पड़ रहे थे। दूसरी चीज इसमें आप देखेंगे ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। भारत के अंदर अब यहाँ पर आपके पास प्रश्न आता है कि हम अंग्रेजों की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ही क्यों पढ़ते हैं, भू राजस्व की नीतियां ही क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि विद्यार्थियों, आप एक चीज देखेंगे जब आप भारत के इतिहास को पढ़ेंगे कि भारत कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं था। यहाँ पे बहुत बड़े उद्योग या औद्योगिक क्रांतियां नहीं हो रही थी। यहाँ पे जैसे आज भी हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर बात है कि हमारी ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है, हमारी अर्थव्यवस्था आज भी गांव के ऊपर टिकी हुई है। तो जिस काल को हम पढ़ रहे हैं उस समय में भी कृषि ही हमारा एकमात्र साधन होता था। एकमात्र एक ब्रॉडर वे में मैं कह रहा हूँ, बाकी छोटे मोटे तो और भी रोजगार चल रहे थे या व्यापार भी चल रहे थे, लेकिन मोटे तौर पर कृषि ही साधन था। फिर राइज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, ये मॉडर्न वर्ल्ड क्यों आता है? जब आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे राइज ऑफ इंडस्ट्री भी पढ़ा जा सकता था, लेकिन मॉडर्न क्यों आ रहा है? मॉडर्न शब्द इसलिए आया है कि भारत का परिचय यूरोप के साथ हो गया था और यूरोप की कंपनियां यहाँ पे आई थी और उन्होंने अपने अनुसार उन उद्योगों की स्थापना की थी। और वो उद्योग इससे पहले भारत के अंदर उतने बड़े लार्ज स्केल पे नहीं थे, इसलिए इसको मॉडर्न इंडस्ट्री कहा जाता है। और चौथा है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, की जो अंग्रेजी सत्ता थी यहाँ पर, मोटे तौर पर ब्रिटिश रूल को अंग्रेजी सत्ता ही बोला जाता है। पुस्तकों में भी आपको ये लिखा मिलेगा उसके आर्थिक प्रभाव क्या पड़े थे। तो यहाँ हम सबसे पहले पहला टॉपिक लेते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन इन 18th सेंचुरी, भारत की 18वीं शताब्दी में आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो इसको ध्यान रखने के लिए सबसे पहले इस टॉपिक के थीम पे जाएंगे या इसके कंसेप्ट पे जाएंगे।
वहां ये बात आपके सामने आ रही है कि ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी इकोनॉमी ऑफ इंडिया वाज इन ट्रांजिशन पीरियड, एक बदलाव के तौर पर थी। ऑन वन साइड मुगल एम्पायर वाज ऑन इट्स डिक्लाइन, मुगल एम्पायर अपने पतन की और अपने डिक्लाइन की तरफ था। एंड द एंट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड कंपनीज ऑफ यूरोपियन चेंज द सिस्टम ऑफ ट्रेड एंड एग्रीकल्चर, उन्होंने भारत में व्यापार की और कृषि की नीतियां ही बदल दी थी, कृषि के तरीके ही बदल दिए थे। दिस मार्क्ड ए चेंज इन इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसने भारत में समाज को और अर्थव्यवस्था को बदल दिया, प्रभावित किया। एंड कीपिंग इन माइंड द सच चेंजेस वन हैज टू स्टडी द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, जैसा मैं आपको पहले बता के आया हूं कि जो ये परिवर्तन हो रहा था, हमारी पुरानी वाली कृषि पद्धति नहीं रही थी, हमारे पुराने वाला व्यापार नहीं रहा था, हमारे जो गांव में छोटे कुटीर उद्योग लगे हुए थे वो नहीं रह गए थे, सारी की सारी चीजें, हमारी जो राजनीतिक सत्ता थी वो सत्ता नहीं रही थी, वो भी बदल रही थी, वो अपने पतन की तरफ थी, दूसरी पावर समर्ज हो रही थी। तो इन सारी चीजों को अपने माइंड में रखते हुए, अपने बैकग्राउंड में रखते हुए आपने इस चैप्टर का अध्ययन करना है। फिर आता है इकोनॉमिक कंडीशन जो 18वीं शताब्दी में थी। तो इसके अंदर हम 5 एस्पेक्ट्स को लेंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक लाइफ, भारत में आर्थिक जीवन कैसा था। दूसरे में कृषि को लेंगे हम कि कृषि व्यवस्था कैसी थी। तीसरे में इंडस्ट्री को लेंगे हम कि इंडस्ट्री की क्या हालत थी, उद्योग की क्या हालत थी। और ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य का क्या स्थान था, और नए शहरी केंद्र कौन से खुल रहे थे। ये सारी चीजें हमें इसके अंदर पढ़नी है। बड़ा टॉपिक है लेकिन हम इसके अंदर ब्रीफली ही जाएंगे ताकि आपको इसके सारी की सारी जो ये व्यवस्था है इसका ज्ञान हो जाए। तो सबसे पहले आर्थिक जीवन में आपके पास आता है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में क्या चीज होगी, जो हमारे पास तंबाकू की या मक्की की फसल होती थी, तो अल्फांसो, आम, अनानास, काजू, पपीता, ये सारी चीजें नई फसलें आ गई थी। तो नई फसल का जैसे पुराना तरीका होता था, जैसे यूरोप के अंदर था कि हम खाली जगह छोड़ते थे, जो हम दूसरे उर्वरक डालते थे, तो या हम पूरा गांव था वो एक जैसे ही खेती करता था, वो सारी पद्धतियां बदल दी थी। तो एग्रीकल्चर एक नए रूप में सामने आई थी। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊंगा कि जो नियम एक पुस्तक के अंदर या व्यवस्था के अंदर लिखे होते हैं समाज के, उन नियमों को अगर फॉलो ना करके आदमी केवल अपने आर्थिक हितों को ही आगे रखता है, तो उसमें परिवर्तन आना निश्चित हो जाता है। आज भी आपके समाज में चीजें हैं, जब आप समाज के अंदर चीजें देखते हैं तो धर्म के नाम पर आपके यहाँ भंडारे वगैरह लगते हैं, सारी चीजें होती हैं, लेकिन एक व्यक्ति उसके अंदर अपना आर्थिक हित देख लेता है, अपनी व्यक्तिगत रुचि लेने लग जाता है अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, तो उसमें परिवर्तन आ जाता है। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आप इसको आसानी से इनकलकेट कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि क्या चीज थी। तो कृषि के अंदर हमारा ये बदलाव आ रहा था, पुरानी कृषि व्यवस्था नहीं रह गई थी। जैसे आपने यूरोप में पढ़ा था जब कृषि क्रांति, तो वहां पे जेथरो टूल की ड्रिल मशीन आ गई थी, ऊंट से या बैल से खेती नहीं होती थी, अब मशीनें आ गए थे, ट्रैक्टर का प्रयोग हो गया था, तो वो सारी चीजें हो रही थी, उससे जो श्रमिक थे उनकी कमी हो गई थी, समय कम लगता था, वो चीजें आपने इसके अंदर बतानी है। फिर आपके पास आता है उद्योग। उद्योग के अंदर आप देखेंगे कि औद्योगिक व्यवसाय पर्याप्त रूप से विकसित नहीं था हमारा, और 18वीं शताब्दी में सूती वस्त्र उद्योग बंगाल, गुजरात, उड़ीसा और यहाँ पे मालवा की तरफ यहाँ तक फैला हुआ था। ढाका की मलमल थी, कश्मीर, बनारस और गुजरात में रेशम था, बनारस की साड़ियाँ थी, कश्मीर की शॉल वगैरह थी। जो पंजाब के अंदर शस्त्र तैयार होते थे, समुद्री जहाजों का भी निर्माण शुरू हो गया था। तो ये हमारी व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा था। थर्ड चीज आप इसके अंदर पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि मिनरल्स क्या थे, खनिज क्या थे। तो जो मुगल कालीन जो बाद का चीजें आ रही है 18वीं शताब्दी में, तो हम उसको मुगल काल ही बोलेंगे। मुगल काल किस लिए बोलेंगे कि यहाँ पे, हालांकि ये आपके समझने का अभी नहीं है स्तर, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि जब 1757 में प्लासी की लड़ाई हो जाती है और फिर बक्सर की लड़ाई होती है, 1765 में अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी प्राप्त कर लेती है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। तो वहां पे आप जब पढ़ेंगे अपने पुस्तक में, तो आप देखिए वो अधिकार किससे प्राप्त कर रहे हैं, वो मुगल शासक से अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि पावर कहाँ पे है।
अभी भी मुगलिया सत्ता ही वहां पे है, तो हम उसको मानेंगे कि मुगल का राज्य ही वहां पे है, वो उसी को मान रहे हैं। तो खनिज में क्या क्या चीजें आएंगी, तो संपूर्ण देश में जो खनिज पदार्थ थे वो अलग अलग जगह पे थे। पंजाब में नदियां वगैरह थी, सारी चीजें थी, और उनको रखा जाता था वहां पे उनके अनुसार ही, जैसे लोहा हो गया या गोलकुंडा के हीरे हो गए, जयपुर हो गया, ये सारी चीजें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से थी। इसी तरीके से जब आप देखेंगे कि अर्बन सेंटर्स भी बने हुए थे। अर्बन सेंटर्स को क्या कहेंगे, जो नगर थे, जो नगरों के केंद्र बने हुए थे। इन नगरों के केंद्र में भी बदलाव आ रहा था। इसमें दो प्रकार के कारक काम करते थे। पहला कारक क्या था कि आंतरिक शांति और सुरक्षा थी, और दूसरा कारक था उन्नत और आंतरिक बाह्य व्यापार। तो ये बड़े सेंटर्स थे, वो यही काम कर रहे थे, ताकि सेंटर्स का अर्थ हो गया दो बड़े, जो शहरी निर्माण था उसकी चीज आएगी। फिर आएगा लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। जब ये नई चीजें सामने आती हैं तो लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो रहन सहन है, जो उनका जीवन स्तर है, वो भी बढ़ता है। जब उसके बढ़ने से क्या चीजें होती हैं, इसका मतलब कि वो आर्थिक रूप से भी कुछ संपन्न हो रहा है। ये चीजें हमें देखनी है मोटे तौर पर, जो इकोनॉमिक लाइफ के अंदर एक मानव के जीवन से जुड़ती हैं, या एक राष्ट्र या एक राज्य या एक देश के साथ जुड़ती है। फिर हमारे पास आता है एग्रीकल्चर। दो बड़े सेक्टर थे जिनके अंदर मैंने आपको बताया था, पीछे भी मैंने आपको बताया कि ये है इकोनॉमिक लाइफ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स। तो हम मोटे तौर पे इसको पढ़ेंगे। अब लैंड प्रोड्यूस क्या था, अब लैंड प्रोड्यूस का मतलब कृषि की उपजें क्या होती थी। अब कृषि उपज में आप देखेंगे तो ट्रेडिशनल, और दो ट्रेडिशनल को बोलते हैं विद्यार्थियों परंपरागत। जो कृषि हो रही थी वो परंपरागत तरीके से भी हो रही थी और नई तकनीक भी हो रही थी। जहां तक यूरोपीय लोग आए थे, जो कंपनियां आई थी, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे पुर्तगाल हो, चाहे इंग्लैंड हो, वो जिन जिन शहरी क्षेत्रों में आए थे वहां पे नई तकनीक का प्रयोग हो रहा था। लेकिन जो हमारे गांव थे वहां पे ट्रेडिशनल तरीके से ही खेती हो रही थी। और खेती भी किस तरीके से होते थे, जैसे खरीफ की फसल होती है और रबी की फसल होती है। फिर आपके पास दूसरी चीज इसके अंदर पढ़ेंगे हम, मीन्स ऑफ इरिगेशन। जो इरिगेशन के सिंचाई के साधन क्या थे, वही पुराने सिंचाई के साधन जो ट्यूबवेल थे या नहर थी या कुएं थे, वही हमारे मीन्स ऑफ इरिगेशन थे। लेकिन यहाँ मैं फिर आपको एक बात बताऊंगा कि ये इरिगेशन की चीजें भी बदल रही थी स्थान के ऊपर, और दूसरी जगह के ऊपर ये निर्भर करता था। फिर आ जाता है हमारे पास नेचर ऑफ लैंड राइट। नेचर ऑफ लैंड राइट में यहाँ पे सिंचाई के साधन आए। नेचर ऑफ लैंड राइट में क्या चीज आ गया कि जो भूमि अधिकारों का स्वरूप क्या था, जो भूमि के ऊपर अधिकार थे उसका क्या क्या स्वरूप था, यहाँ पे नेचर पढ़ेंगे। तो यहाँ पढ़ेंगे एक खुद काश्त होता था किसान, खुद काश्त जिसके पास अपनी सारी चीजें होती थी। एक पाही काश्त होता था जिसके पास औजार होते थे, और एक मुजारे होते थे जिनके पास केवल उनका श्रम होता था। तो इस तरीके से ये तीन भागों में बटे हुए थे। चौथी हमारी श्रेणी आती है इसके अंदर जमींदार। जमींदार वर्ग था जो बड़ा लैंड होल्डर था, जिसके पास बड़ी भूमि होती थी, और इसी के पास किसान और श्रमिक काम करते थे, और वो किसान श्रमिक इसके ऊपर निर्भर थे, इसी से चीजें चलती थी। चौथी चीज आती है विलेज मार्केट्स। जो हमारे विलेज मार्केट किसको कहेंगे, जो गांव के अंदर जो बाजार हैं या गांव के अंदर जो मंडियां लग रही हैं उसको आप विलेज मार्केट कहेंगे। जो ग्रामीण मंडियां हैं, ग्रामीण मंडियों में आप फसल भी बेच रहे हैं अपनी और दूसरी चीजें भी बेच रहे हैं। तो ये भी एक इकोनॉमी का साधन था हमारा। जो छोटे किसान थे या छोटे जो हस्तशिल्प वाले थे, वहां से ये चीज निकल रही थी। फिर एक वर्ग हमारे पास आता है एग्रीकल्चर लेबरर्स। एग्रीकल्चर लेबरर्स में क्या आएगा कि जो श्रमिक के जो कृषि मजदूर थे वो इसके अंदर आएंगे। जैसा मैंने कृषि के लिए ये ऊपर आपको बताया है, खुद काश्त, पाही काश्त और मुजारे, इसी तरीके से एग्रीकल्चर लेबर्स भी थे। फिर विलेज कम्युनिटी आती है हमारी। विलेज कम्युनिटी को देखेंगे तो 3 पार्ट्स में इसको बांटते हैं हम। जो गांव के अंदर जो विलेज कम्युनिटी थी वो 3 भागों में बटी है। अब 3 भागों में कैसे बांटे जाता था, इसको 3 श्रेणियों में है। पहली श्रेणी में कौन आएंगे, जमींदार, साहूकार, महाजन और व्यापारी। ये अपर क्लास जिसको आप बोलेंगे, ये अपर क्लास में आएंगे। फिर आपके पास आती है मिडिल क्लास। इस द्वितीय श्रेणी में किसान और दुकानदार आएंगे। और फिर आपके पास आती है तीसरी श्रेणी, इसमें निम्न जातियों के लोग आएंगे, या जो श्रमिक वर्ग था वो इसके अंदर आएगा। ये एग्रीकल्चर हमारी बटी हुई थी। फिर आपके पास आता है विलेज ऑफिशियल्स। विलेज ऑफिशियल्स में क्या पढ़ेंगे हम,
जो भू राजस्व एकत्र करने के लिए जो अधिकारी होते थे, उनमें कौन कौन आता था? मुकद्दम होता था, पटवारी होता था, चौकीदार होता था, वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। तो ये हमने मोटे तौर पर एग्रीकल्चर को बांटा है कि एग्रीकल्चर का सेक्टर कितना था, जो बताया जाता है। हमने पहले इसको पढ़ा था, इकोनॉमिक लाइफ को पढ़ा था, फिर एग्रीकल्चर आ गया। इस एग्रीकल्चर के बाद आपके पास आता है इंडस्ट्री, यानी उद्योग। जब उद्योग को आप इसमें देखते हो तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले आएगा हमारे पास कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल में सूती वस्त्र उद्योग को आप लगाएंगे, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग हमारा था और सूती वस्त्र उद्योग में बंगाल बहुत आगे था। फिर वूल इंडस्ट्री आ जाती है, जिसके अंदर आप क्या लगाएंगे? ऊनी वस्त्र उद्योग, और ऊनी वस्त्र उद्योग में कश्मीर बहुत आगे चल रहा है। फिर सिल्क की इंडस्ट्री आ जाती है। सिल्क की इंडस्ट्री के बाद मेटल इंडस्ट्री आती है, धातु उद्योग। धातु उद्योग के बाद कास्ट उद्योग आ जाता है, जिसको वुडन इंडस्ट्री का है। शिप बिल्डिंग, जो पानी के जहाज थे उनको बनाने के उद्योग आगे थे। कागज की इंडस्ट्री आ जाती है वहां पे, तो वो कागज उद्योग आ गया। इससे और फिर उसके बाद हमारे पास लेदर इंडस्ट्री आ गया। लेदर इंडस्ट्री में चमड़ा उद्योग बोलेंगे। फिर चीनी का उद्योग आ गया, और उसके बाद अदर इंडस्ट्रीज होगी। अदर इंडस्ट्रीज में आप लेंगे कि जो रीजनल इंडस्ट्रीज होती हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे कि जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान की कृषि व्यवस्था अलग है, लोगों की आवश्यकता अलग है। वहां पे ऊंट उनका सबसे बड़ा एक सोर्स होता है। ऐसे ही उसके लगते हुए क्षेत्र में जो एरिया है वहां पे बैल होता है। अगर हम पंजाब की बात करें तो वहां पे नहरों की व्यवस्था ज्यादा है। तो अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग डिमांड होती है। उस डिमांड के अनुसार क्षेत्रीय इंडस्ट्रियों का विकास हुआ था। ये चीज हमारी आगे आएगी, जिसको हम इसमें देखेंगे। फिर हमारे पास आता है ट्रेड और कॉमर्स, जो व्यापार और वाणिज्य क्या था? तो उसके अंदर आएगा प्रोस्पेरस ट्रेड था। जो हमारा ट्रेड हो रहा था वो बहुत कुशल था, बहुत प्रोस्पेरस था, संपन्न था। यहाँ पे हमें एक और चीज देखने को मिलेगी कि डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा था। जो काल मैंने आपको बताया है, जब मुगल काल का पतन हो रहा था, उस समय में डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। सेंटर का अधिकार नहीं है, सभी अपना अपना व्यापार कर रहे हैं। और जो अब आप 19वीं शताब्दी में आएंगे तो इसके शुरू में ही आके और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार है वो भी खत्म हो जाता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। एक व्यक्ति का जो अधिकार था, एक ही राजा के तहत जो काम हो रहा था, वो उसकी शक्तियां कम हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी व्यापार बढ़ रहा था। अपलिफ्ट ऑफ रीजनल पावर्स, जो क्षेत्रीय शक्तियां थी वो बढ़ रही थी। राजा उसी क्षेत्र में आ रहे थे जहाँ पे चाहे बंगाल का अलग हो जाए, चाहे उड़ीसा का अलग हो जाए, इस तरीके से बंटवारा हो रहा था। इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ ट्रेड सेंटर्स, जहां जहां पे व्यापार हो रहा था वहां पे लोगों को रोजगार मिल रहा था, तो वहां पे पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी। आप जब आंकड़े उठा के देखेंगे, अपनी पुस्तक में पढ़ेंगे, तो आप देखिए कि लाहौर की पॉपुलेशन पहले क्या थी और इसके बाद लाहौर की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। जो गुजरात का पोर्ट थे, जो बंदरगाहें थी, वहां पे पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो ये ट्रेड एंड कॉमर्स के कारण था। इंक्रीज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, तो जो बाहरी व्यापार जब ये हो रहा था तो इससे आंतरिक व्यापार में भी बदलाव हो रहा था, क्योंकि विदेशी कंपनियां आ गई थी और वो अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए अपने क्षेत्रों को विकसित कर रही थी। तो उससे इंटरनल ट्रेड भी बढ़ा था और एक्सटर्नल ट्रेड भी बढ़ा था। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्योंकि जिस काल को आप पढ़ रहे हैं उस काल में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई है, और उस औद्योगिक क्रांति के अंदर वहां पे कच्चे माल की भी जरूरत है, रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं, और बाजार की भी आवश्यकता है, यानी मंडी की भी आवश्यकता है। तो उन दोनों जगहों के लिए, उन आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने या अंग्रेज सरकार ने भारत के अंदर अपने ट्रांसपोर्ट के व्हीकल चलाए, चाहे उसमें रेल का विकास था जो 1853 में हुआ था, या उससे पहले भी सड़कों का निर्माण है। वो सारी चीजें लगने से भारत का जो ट्रेड और कॉमर्स है वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट आएगा मेड ट्रेनिंग सेंटर्स, जो ट्रेडिंग सेंटर्स बने थे। अब ये ट्रेडिंग सेंटर्स क्या हुए थे? जो सी कोस्टल एरियाज थे, चाहे वो बंगाल का हो चाहे वो गुजरात का हो, तो कलकत्ता, अहमदाबाद, आगरा, दिल्ली। दिल्ली में हालांकि सी कोस्ट कोई नहीं है, लेकिन ये बड़ा एक केंद्र बना हुआ था। तो लाहौर है, लाहौर के अंदर भी ये बढ़ रहा था। बड़ौत है, मुल्तान है, यहाँ पे सारा व्यापार बढ़ रहा है। फिर मर्चेंट कम्युनिटी, यहाँ पे शब्द विशेष रूप से लिखा गया, मर्चेंट कम्युनिटी। मर्चेंट कम्युनिटी के अंदर ये जो व्यापारिक वर्ग था ये एक अलग वर्ग बन गया था, और व्यापारिक वर्ग ही जो शासक है उसको ये एक लिबर्टी दे रहा है
कि आपको पूरी चीजों की आवश्यकता नहीं है, हम व्यापार के कारण आपको सारी आर्थिक संपन्नता देंगे। तो ये एक नया वर्ग तैयार हो गया था जिसको आप कहेंगे मर्चेंट कम्युनिटी। इंपोर्ट की चीजें भी थी और एक्सपोर्ट की चीजें भी थी जो भारत के अंदर उस समय में हो रही थी। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय ट्रेड को, कॉमर्स को, वाणिज्य को, व्यापार को बहुत बढ़ाया था। फिर जो अर्बन सेंटर्स का जहां मैंने जिक्र किया था उनमें पढ़ेंगे तो लाहौर, मुल्तान, दिल्ली, आगरा, अहमदाबाद, सूरत, कलकत्ता, बुरहानपुर, बड़ौदा, कालीकट, कोचीन, हुगली, बालासोर और चिटगांव, और जहाँ पे इंडस्ट्रीज लगी थी वो सिंध, गुजरात, गोवा, मालाबार, बंगाल, ये सारा क्षेत्र था। जब आप मानचित्र में देखेंगे तो सब चीजें क्लियर होती हुई चली जाएंगी। अब नेक्स्ट हमारा इसके साथ पॉइंट आता है इकोनॉमी ऑफ इंडिया के अंदर ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। जो अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियां कौन कौन सी थी, ये पूरे प्रश्न आपको बनते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको इसके बारे में ज्यादा इनके जो हाईलाइट्स करने वाली चीजें हैं वो बताऊंगा। ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी को जब देखेंगे तो ये 3 प्रकार की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी। एक परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त, ये 3 प्रकार के बनाए थे उन्होंने। और यहाँ जब आप इनको पढ़ते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम को, तो किस किस जगह पे लगा था उसकी ज्योग्राफी और उसकी पॉलिटिकल स्थिति देख के तब आप इसके अंदर पढ़िएगा। परमानेंट सेटलमेंट क्या था? तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम इम्प्लीमेंटेड बाय जॉर्ज कॉर्नवालिस वाज फेल्ड एंड ईस्ट इंडिया कंपनी फेस्ड हैवी लॉस। शुरू में जो लगाया गया था वो फेल हो गया था और कंपनी को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में आते हैं और उन्हें विशेष रूप से ये हिदायत दी जाती है कि वो बढ़िया लैंड रेवेन्यू सिस्टम भारत में करेंगे और उसको लागू करेंगे ताकि कंपनी को और अंग्रेज सरकार को इसका फायदा हो, और इसी उद्देश्य के लिए उसको यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस 12 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट बंगाल के अंदर लागू करते हैं। यहाँ पे आपके पास एक चीज आती है कि बंगाल को ही क्यों लिया जाता है। तो देखिए, वास्को डी गामा ने खोज की थी कालीकट की, वो कालीकट पे पहुंचे थे, लेकिन कालीकट की बंदरगाह एक व्यापारिक बंदरगाह नहीं थी। तो व्यापार जो शुरू हुआ था वो बंगाल से शुरू हुआ था, और बंगाल पे ही जब प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई हुई थी, वहां पे अधिकार करके अंग्रेज ने अपने आप को वहां स्थायी रूप से एकत्र किया, स्थायी रूप से मजबूत किया था, और वहीं से ही सारी पॉलिसीज अपनी इंप्लीमेंट करनी शुरू की थी। वहां से वो साउथ की तरफ बढ़ता है, मद्रास की तरफ, और उसके बाद वो उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ आता है। तो आप ये चीज ध्यान में रखेंगे। तो बंगाल में लागू करके फिर इसे बिहार और उड़ीसा में भी इंक्लूड कर दिया था और वहां पे स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। यहाँ पे उसने अपने हित भी ध्यान में रखे थे और भारतीयों की चीजें भी ध्यान में रखी थी। अंग्रेज एक ऐसा अधिकारी था जो आगे की पॉलिसी बना के चलता था। यहाँ आपके सामने ऑब्जेक्टिव्स दिखाए गए हैं परमानेंट सेटलमेंट के। तो उससे क्या हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको एक निश्चित राशि मिल रही थी, और जो उसके अधिकारी थे उनको जो भू राजस्व एकत्र करने में समय लगता था, नीतियां बनाते थे, उस चीज से छुटकारा मिल गया और वो दूसरी जगह अपना समय लगाएंगे। जो जमींदार थे उनको जो कलेक्शन, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का जो राइट था, और उसके बाद जो ये सेटलमेंट लागू हुआ तो उसके बाद वो उस लैंड के ओनर बन गए और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के फेथफुल हो गए, उनके आज्ञाकारी हो गए, उनके पक्षधर हो गए, क्योंकि पहले उनका जमीन के ऊपर अधिकार नहीं था। और जो एरिया ऑफ एग्रीकल्चर, लैंड एंड प्रोडक्शन जो वो इंक्रीज हुआ। यहाँ पे इंक्रीज कैसे हुआ? क्योंकि जब एक फिक्स अमाउंट निश्चित कर दिया गया कि हमें एक साल में इतना ही अमाउंट देना है, और ये तो 10 साल के लिए हुआ था, तो भारतीय किसानों ने अपनी जो अर्थव्यवस्था थी, अपने जो खेत थे वो बढ़ाने शुरू कर दिए कि ना तो जमींदार को कर देना है ना ही सरकार को कर देना है, तो वो और ज्यादा इसमें आए। फिर परमानेंट सेटलमेंट अट्रैक्टेड द रिच पीपल ऑफ सिटी टुवर्ड्स एग्रीकल्चर एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज बेनिफिटेड। जब कृषि से इतना ज्यादा लाभ होने लग गया तो जो रिच लोग थे, जो शहरों में आवास करते थे, उनका भी ध्यान इसी तरफ गया कि एग्रीकल्चर से पैसा कमाया जा सकता है और ज्यादा एक इसको एक कमर्शलाइजेशन किया जा सकता है। तो वो भी इधर ही अट्रैक्ट हुए और वो शहरों से गांव की तरफ बढ़े, और यहाँ पे भी ईस्ट इंडिया कंपनी को एक लाभ हुआ। लाभ क्या होता है? वो यहाँ इस चीज की ओर आप देखेंगे कि जो रिच लोग शहर में रह के इंडस्ट्री के डेवलपमेंट की बात सोच रहे थे, उनका ध्यान इंडस्ट्री की तरफ से चला जाता है और वो एग्रीकल्चर पे आ जाते हैं, और सरकार की ही मोनोपोली इंडस्ट्री पे रह जाती है।
फिर इसके फीचर्स क्या हैं परमानेंट सेटलमेंट के, उसमें देखेंगे जमींदार्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा बिकेम ऑनर ऑफ लैंड एंड गॉट इनहेरिटेंस राइट ऑफ प्रॉपर्टी। उनको पुश्तैनी अधिकार दे दिया गया, उनको जमीन का मालिक बनाया और पुश्तैनी अधिकार दे दिया। जमींदार के पास लैंड को जो सारे के सारे सेल करने के और बदलने के अधिकार भी दे दिए। लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया और गवर्नमेंट बीच में उसको बदल नहीं सकती थी। जो लैंड रेवेन्यू था वो फिक्स हो गया एक सिलेक्टेड एरिया के लैंड के लिए। उसके अलावा अगर वो कृषि योग्य भूमि कोई बनाता है तो उसके ऊपर उसको कर नहीं देना पड़ेगा। और एंड आफ्टर दिस जमींदार हैड नो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट, उनके पर प्रशासनिक तौर पर कोई अधिकार जमींदार पे नहीं रह गए। तो जो जमींदार पहले अंग्रेज अधिकारी था फिर जमींदार था, वो जो शोषण करते थे, इससे किसान मुक्त हो गया और वो दोनों अलग अलग एक ग्रुप बन गए सोसाइटी के। फिर हमारे पास आता है परमानेंट सेटलमेंट के मेरिट्स क्या थे, गुण क्या थे। इससे सरकार का जो इनकम थी वो निश्चित हो गई, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत एफिशिएंट हो गया, उनके एग्रीकल्चर प्रोस्पेरस हो गई और ब्रिटिश रूल भारत में स्टेबल हो गया। और इसके डिमेरिट्स क्या थे, तो इनिशियली ये बहुत डिजास्ट्रस रहा, जमींदारों के लिए बहुत गलत रहा क्योंकि उनके अधिकार छिन गए थे सारे के सारे। वो जो अपने रिचनेस करते थे, चाहे वो किसानों का शोषण करते हो, वो उनके अधिकार नहीं रह गए। पर इट इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ द जो कल्टीवेटर था, जो श्रमिक था, उसके केवल इंटरेस्ट उसके सारे के सारे धराशायी कर दिए गए, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। सरकार को भी इकोनॉमिक लॉस हुआ क्योंकि जो हर साल अपना कर बदलती थी या कुछ समय में बदलती थी 2-3 साल में, वो कर जब किसान ज्यादा प्रोडक्शन करने लग गया लेकिन सरकार का तो कर निश्चित रह गया। और इससे एब्सेंटी जमींदारी सिस्टम शुरू हो गया। एब्सेंटी जमींदारी सिस्टम क्या हुआ कि जो रिच लोग थे उन्होंने भूमि ले ली, मालिक वो बन गए, खेती किसी और से कराने लग गए, उसको अनुपस्थित जमींदारी प्रथा कहते हैं। एंड बर्डन ऑफ हैवी टैक्सेशन ऑन अदर क्लासेज, जब एक जगह से निश्चित हो गया तो सरकार को जब अपनी आमदन बढ़ानी होगी, आर्थिक संपन्नता लानी होगी, तो उन्होंने दूसरे जो डिपार्टमेंट थे उनके ऊपर टैक्स लगाना आरंभ कर दिया। फिर हमारे पास आती है रैयतवाड़ी सिस्टम। यहाँ फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप स्थान के अनुसार चलिए, ये रैयतवाड़ी सिस्टम साउथ में आ जाती है। तो जो ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी वो परमानेंट सेटलमेंट में फिक्स हो गई थी और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ रहा था, तो कंपनी ने ये विचार किया कि जो लैंड रेवेन्यू है उसको बढ़ाया जाए। तो कंपनी वांट्स टू इंक्रीज इट्स लैंड रेवेन्यू एंड वांट्स टू चेंज इट टाइम टू टाइम, समय के अनुसार 2-3 साल में बदलना चाहती थी, लेकिन वहां जब एग्रीमेंट हो गया था तो नहीं बदल सकती थी, तो इन्होंने दूसरे स्थान को चुना। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थे, देयर वर वहां पे क्या चीज देखेंगे, जो बंगाल में बड़े बड़े किसान थे वहां पे छोटे लैंड होल्डिंग्स थे, छोटे किसान थे और बड़े जमींदार वहां पे नहीं थे। तो उन्होंने ये चीज की कि बंगाल से टोटली डिफरेंट है, बिग लैंडलॉर्ड्स वहां पे नहीं है, तो कंपनी ऑफिशियल्स जो थे उनका डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए। तो उन्होंने जो पीजेंट था वहां पे, किसान था, उसको रैयत कहा जाता था, उन्होंने रैयत के साथ सीधा संपर्क कर लिया और बिचौलिए को खत्म कर दिया, इसलिए इसको रैयतवाड़ी सिस्टम कहा जाता है। सो दिस सिस्टम कॉल्ड रैयतवाड़ी। यूटिलिटेरियनिज्म वाज देयर इन इंग्लैंड एंड दे हैव द फिलोसफी ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। अब यूरोप का प्रभाव भी यहाँ पे पड़ रहा था। जो यूटिलिटेरियंस थे, जिनको जो हर चीज का हर व्यक्ति के लिए उपयोग चाहते थे, उपयोगितावादी सिद्धांत थे, तो उनकी ये धारणा थी कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो, वो फिलोसफी भी यहाँ पे काम आती है। और सर थॉमस मुनरो थे जो मद्रास के गवर्नर थे, वो उन पीजेंट्स के पक्षधर थे। तो इस वजह से ये वहां पे शुरू होती है रैयतवाड़ी सिस्टम। अब रैयतवाड़ी सिस्टम के जो फीचर्स हैं वो फीचर्स उसी के साथ मिलते हुए हैं कि peasants of Madras and Bombay Presidency become owner of land and got inheritance, जैसे पुश्तैनी अधिकार मिल गया। तो peasants को सारे लैंड के सारे अधिकार मिल गए जो बेचने के और उसको रखने के हैं। उनका लैंड रेवेन्यू है वो 20-30 साल के लिए वाज रिन्यूएबल, आफ्टर 20 और 30 ईयर्स के बाद बदल दिया जाएगा, ये शर्तें रखी गई। पीजेंट हैज टू पे। अब यहाँ पे एक चीज है कि किसी भी हालात में उसको लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ेगा, चाहे अकाल पड़े, चाहे कोई भी दुर्भिक्ष आए या कोई भी व्यवस्था हो जाए, बाढ़ आए, उसको देना ही पड़ेगा। और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसके लिए लगा दिए गए लैंड रेवेन्यू एकत्र करने के लिए। तो इसके बाद में डिमेरिट्स भी आएंगे जब करप्शन होगा वहां पे। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट के थे वो इससे सेव हो गए, जो आपने देखे थे कि जो स्थायी बंदोबस्त में नहीं हुए थे, जो कोई बिचौलिया नहीं रहा सरकार के और किसान के बीच में, जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो अच्छा हो गया उनका, एग्रीकल्चर प्रोस्पेरस होगी,
और ब्रिटिश स्टेबल हो गई। अब इसके डीमेरिट्स भी फिर आते हैं। इनिशियली ये जमींदारों के लिए डिजास्टर्स बनता है, फिर जमींदार और किसान के लिए कल्टीवेटर के इंटरेस्ट खत्म हो जाते हैं, पीजेंट को हर हालत में रेवेन्यू पे करना पड़ेगा। जो करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे और जो सेटलमेंट ऑफिसर्स थे उनका भ्रष्टाचार आगे बढ़ गया लैंड रेवेन्यू के लिए। तो सेटलमेंट ऑफिसर है वो भी उसके अंदर अपना काम करने लग गया। सम टाइम पीजेंट्स हैज टू गो टू मनी लैंडर। यहाँ पे ये चीज देखिए मनी लैंडर की बात आती है कि जब वो अगर उसकी फसल ठीक नहीं हुई है तो वो फिर साहूकार के पास जाने लग गया, साहूकार से ब्याज पे पैसा लाने लगा और फिर वो जमीन जो उसकी थी किसान की वो मनी लैंडर के पास जाने लग गई, वो ऋणग्रस्त होता चला गया। नॉन एग्रीकल्चरिस्ट लोग थे वो एग्रीकल्चर लैंड के मालिक बनने लग गए और वही अनुपस्थित जमींदारी प्रथा आ गई और विलेज कम्युनिटी का जो सिस्टम था वो भी धराशायी हो गया। इसी तरीके से आप जब देखेंगे तो माहलवाड़ी प्रथा है वो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के अंदर, उत्तर पश्चिमी प्रोविंस के अंदर ये चली थी और पर्टिकुलरली पंजाब के अंदर। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की है कि यहाँ पे माहलवाड़ी प्रथा कहा गया तो महल बोला जाता था एक ग्रुप ऑफ विलेजेस और एक ग्रुप ऑफ लैंडलॉर्ड्स और एक ग्रुप ऑफ जमींदार और एक ग्रुप ऑफ पीजेंट्स, उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में ये सारी चीजें होती थी। और इसके भी नियम, इसके जो डिमेरिट्स और मेरिट्स हैं और इसके जो फीचर्स हैं वो रैयतवाड़ी जो प्रथा थी उसी से मिलते जुलते हैं, ये महलवाड़ी प्रथा थी। फिर हमारे पास आता है इसके अंदर विद्यार्थियों राइज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। मॉडर्न इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें आती हैं मैं ब्रीफली बताऊंगा आपको कि उसके क्या कारण थे कि मॉडर्न इंडस्ट्री राइज हुई। सबसे पहले देखिए जब व्यापार कुशल होने लगा तो अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, पैसा हमारे पास उपलब्ध था। अमेरिका में सिविल वार हो गया था तो वहां से जूट नहीं आ रहा था इंग्लैंड के पास, इसलिए जरूरत पड़ी। ट्रांसपोर्ट के साधन बढ़ गए थे, जो राष्ट्रीय बाजारों के निर्माण हो गया था। पहले क्षेत्रीय बाजार थे, गांव के बाजार थे, अब राष्ट्रीय बाजारों का निर्माण हो गया। भारत के लीडर थे दादा भाई नारोजी जैसे, उन्होंने भी डिमांड की थी कि मॉडर्न इंडस्ट्री बढ़े ताकि भारत में कुशलता आए। स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। वर्ल्ड वार 1 का इम्पैक्ट ये था कि चीजें महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, उसके लिए यहाँ चीज हुई थी और प्रोटेक्शन की पॉलिसी यहाँ पे निर्धारित की गई थी, जिस वजह से ये मॉडर्न इंडस्ट्री आरंभ हुई। अब मॉडर्न इंडस्ट्री में क्या आता है हमारे पास, सबसे पहले आता है प्लांटेशन इंडस्ट्री, जो हम बागान उद्योग जिसको बोलेंगे। तो यहाँ पे इंडिगो इंडस्ट्री हुई बंगाल के अंदर और बिहार के अंदर नील की खेती होने लगी। फिर चाय की खेती होने लगी आसाम, बंगाल और साउथ इंडिया में। कॉफी की खेती होने लगी, ये मैसूर और कुर्ग में होने लगी थी सबसे पहले, क्योंकि मैसूर ही वो जगह थी जहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी। तो मैसूर हुआ और मैसूर के बाद ये कुर्ग हो गया और नीलगिरी हो गया, मालाबार हो गया। फिर मशीन की इंडस्ट्री आई, जो मशीन के ऊपर चीजें निर्भर हो गई, जिनमें जूट इंडस्ट्री हुई वो बंगाल में और इंडियन जूट मिल एसोसिएशन बनी वहां पे। कॉटन इंडस्ट्री बॉम्बे में शुरू हुई थी। आयरन और स्टील इंडस्ट्री जिसमें टाटा का आपने नाम सुना हुआ है, टाटा आयरन और स्टील कंपनी बनी थी। फिर शुगर कंपनी बनी, इसका भी एक वो बना इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी। ये मैं ब्रीफली आपको चीजें बता रहा हूँ, डिटेल इसकी आप कंपनी के बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा। कोयले की इंडस्ट्री होगी, सीमेंट की इंडस्ट्री होगी, कागज का उद्योग हो गया। और इसके अलावा अलग अलग स्थानों पर उनकी आवश्यकता के अनुसार, ये आप देख रहे हैं कर्सर घूम रहा है, कि लेदर चमड़े का उद्योग हो गया, जहाज रानी का हो गया, माचिस का हो गया, शीशे का हो गया, केमिकल्स का हो गया, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री होगी, ये सारे के सारे उद्योग बनते चले गए। फिर आ जाता है इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा था ब्रिटिश रूल का, भारतीय लोगों के ऊपर प्रभाव क्या पड़ा था। यही प्रभाव जो इनके कारण थे, इसके अपोजिट ये चीजें आएंगी। सबसे पहले रियून ऑफ आर्टिजन्स एंड क्राफ्टमैन, जो हमारे श्रमिक वर्ग था, जो मजदूर वर्ग था, उस मजदूर वर्ग का यहाँ पे क्राफ्टमैन का और आर्टिजन का जो बहुत ज्यादा तबाही हुई उसकी। इम्प्रोविशमेंट ऑफ द पीजेंट्री, जो पीजेंट्री थी उसकी बदतर हालत से होती चली गई। क्यों चली गई कि नई लैंड पॉलिसी, नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम आ गया था। पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे जनसंख्या का भार ज्यादा हो गया था। सरकार ने एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए या सुधारने के लिए कोई कोशिश नहीं की। उनका लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व एकत्र करने का तरीका था वो बहुत ही निर्दयी तरीका था। और उसके साथ साथ जो मिडल मैन थे वो सरकार में और पीजेंट के बीच में बिचौलियों की संख्या बढ़ रही थी। और एक्सप्लोइटेशन ऑफ द पीजेंट्स बाय द मनी लैंडर, जब वो मनी लैंडर के पास जाने लगा रैयतवाड़ी और महलवाड़ी के बाद, तो
मनी लैंडर उसका शोषण करने लगा और पीजेंट को अपना जो भू राजस्व है वो देने के लिए उसको अपनी जमीन तक बेचनी पड़ी और कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। अपनी आवश्यकता के नहीं, बाजार के अनुसार कृषि का विकास होने लगा। फिर तीसरी चीज आती है रूइन ऑफ ओल्ड जमींदार एंड राइज ऑफ न्यू लैंडलॉर्डिज्म। पुराने जमींदार थे वो खत्म हो गए और नए लैंडलॉर्ड पैदा हो गए। स्टैग्नेशन एंड डिटीरियोरेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का पतन होना, एक तो स्थायित्व आ गया और फिर उसका डिटीरियोरेशन शुरू हो गया। इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन हो गया पॉपुलेशन पे, और पॉवर्टी, पीजेंट्स की गरीबी बहुत बढ़ती चली गई और सरकार के जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स थे वो हुए नहीं और किसानों के अंदर शिक्षा का और आधुनिक तकनीक की कमी थी। फिर इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में आता है कि जो इंटरनल ट्रेड बहुत बढ़ा था, फॉरेन ट्रेड भी बढ़ गया था, इन ब्रिटिश सरकार की इनकम भी बढ़ रही थी और इंडियन ट्रेडर्स का लॉस हो रहा था। और फिर जो गरीबी और उसके बाद जो अकाल पर जो फेमिस आए थे, अकाल पड़े थे, वो भी इसके अंदर अपनी भूमिका निभाते हैं। फिर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री पे पड़ा, डिक्लाइन ऑफ टाउन इंडस्ट्रीज, शहरों की इंडस्ट्री खत्म होगी, विलेज कॉटेज इंडस्ट्री खत्म हो गई, हस्तशिल्प उद्योग खत्म हो गए, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज आनी शुरू हो गई और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत धीमा हो गया था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा था, फॉरेन कैपिटल का, बैंकिंग सिस्टम का विकास हुआ था, नए राज्य, नए शहरों का निर्माण हो रहा था। अंग्रेजी जो अंग्रेजों के वहाँ के इंग्लैंड के बने हुए जो चीजें थी उनका भारत में उपयोग बढ़ रहा था और इम्पोवरिशमेंट ऑफ इंडिया की निर्धन जो गरीबी है वो आगे आ रही थी, निर्धनता, और एक नए वर्ग का उदय हो रहा था। ये इसके इम्पैक्ट आते हैं। फिर मिसलेनियस इफेक्ट्स भी आते हैं इसके, जिसमें ट्रांसपोर्ट के नए तरीके आ गए हैं, नेशनलिज्म का जो विकास होता है उससे यूनिटी के कारण जो इंडियंस के अंदर यूनिटी भी आती है, राष्ट्रवाद भी बढ़ता है और लोगों के ऊपर टैक्सेशन का, टैक्सों का भार बढ़ता है और इम्पेचुअस और रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जो क्रांतिकारी आंदोलन है उसको भी आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो यहाँ पे हमने इन पूरे के पूरे सालों का ये सारा विवरण इस टॉपिक के अंदर पढ़ा है विद्यार्थियों, जिसमें आपने देखा है कि केवल जो इकोनॉमिक कंडीशन थी भारत की 18वीं शताब्दी में या उसके बाद 19वीं शताब्दी में, तो उस टॉपिक के तहत हमने ये पढ़ा है कि 18वीं शताब्दी की आर्थिक स्थिति, अंग्रेजों की भू राजस्व नीति और भारत में आधुनिक उद्योगों का उदय और अंग्रेजी राज का भारत के ऊपर आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा। तो आप लोग सभी जब इसको पढ़ेंगे टॉपिक को, तो इन शताब्दियों को और इन स्थानों को ध्यान में रखें, तब आप आगे पढ़ेंगे ताकि आपको सारी चीज ध्यान से समझ में आए। तो यही हमारा आज का टॉपिक था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।